हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन गाइस। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। चलिए, हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, और केमिकल बॉन्डिंग की लंबी सी सीरीज चल रही है और हम लोग आयनिक कंपाउंड तक खत्म कर लिए थे। आज बात करने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के ऊपर, और आज आयनिक कंपाउंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और बिटरनेस शो करते हैं। है ना, क्या बोला मैंने? ये हार्ड होते हैं, हार्ड क्रिस्टलाइन होते हैं और बिटरनेस शो करते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड होता है ना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ड्यू टू दिस ये हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, बिटरनेस शो करते हैं। ड्यू टू अट्रैक्शन अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन एनायंस। ओके, बिटरनेस कैसे शो होती है? देखो, ये रहा हमारा माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्लस माइनस प्लस। ओके, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमारा देखो, अगर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल भी तो कर रहे हैं। है ना, एक दूसरे को रिपल भी कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा भी ब्रिटनेस मतलब हथौड़ा से मार तो टूट जाते हैं। ओके, ये क्या है? ये अट्रैक्शन है हमारा। और अगर इसी को मारे तो ये रिपल्सन भी करेंगे। देखो, यहाँ से रिपल्स भी करेंगे एक दूसरे को। ड्यू टू दिस ये रिपल्सन भी शो करते हैं। है ना, यानी बिटरनेस शो करते हैं। यहाँ पर इनका बिटरनेस शो होता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं इनके दूसरे प्रॉपर्टीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आगे बात करते हैं हम इनके आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फस नेचर के बारे में। आइसोमॉर्फस का नेचर होता है, इसके जिस भी कंपाउंड के कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट में, ओके, कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ ओहो, चेंज कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम सेम in both cations and anions, it is termed as isomorphous। एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, NaF। ओके, NaF को अगर हम देखें तो Na प्लस में है, F माइनस में है। ठीक है, अगर इनका इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो 2 8। ओके, और ये भी कौन से होते हैं? 2 8। ओके, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। अच्छा, और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? और कोई एग्जाम्पल? हाँ है, बहुत से हैं। देखो, MgO। ओके, MgO को देखें तो मैग्नीशियम मेरा यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम
+2 में है, ऑक्सीजन -2 में है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? अरे 8 पहले थे, बाद में आगे जाकर के 10 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 2 8। अच्छा, मैग्नीशियम के पास थे कितने? 12 थे, अब 2 निकल गए तो 10 हो गए, इसमें भी 2 8 है ना। तो ये आइसोमॉर्फस है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है कंडक्टिविटी। ओके, अच्छा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी? हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो। देखो, पहले तो ये मेटेलिक नेचर के होते हैं, तो इसलिए हीट तो ट्रांसफर होनी ही है। अच्छा, बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कोवेलेंट कंपाउंड अच्छे नहीं थे, बैड कंडक्टर थे, पर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज कैटायंस एंड एनायंस। ओके, इसकी वजह से ये अच्छे इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। और जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, कंडक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है ना, वो सॉलिड में बहुत कम होता है, फिर फ्यूज्ड सॉल्ट में। ओके, फ्यूज्ड सॉल्ट में, एंड देन एक्वस। एक्वस में देखो आपका अ, एक मिनट, एक्वस में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव ऑन हो जाते हैं, क्योंकि कि एक्वा सोल्यूशन में वो कैटायंस एंड एनायन फॉर्म्स थोड़े से डिस्टेंस पर आ जाते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें फ्यूज्ड चार्ज साल्ट की, तो उससे कम, और सॉलिड में तो पूरा पैक्ड होता है, तो वहाँ पर मूव करना थोड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, और यहाँ पे बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, सो मेंशन नोट, आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अच्छा, अभी किसका ऑर्डर बचा हुआ है? सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो क्या होता है। सॉल्युबिलिटी में ये चूंकि कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट होता है, इनके पास दो पार्ट होता है, कैटायनिक्स और एनायनिक। तो यहाँ पर हमारा वाटर भी आकर के इन्हें पोलराइज्ड कर देता है। देखो वाटर में क्या है, वाटर में ओके, सॉल्वेंट में। अच्छा, तुम आ गए फिर से, इस बार तुमको नहीं लेंगे। चलो, थैंक यू। ओ यस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर अगर मेरे पास सपोज करते हैं NaCl है, ठीक है, ये रहा Na+, ओके, ऐसे। अच्छा, और ये रहा Cl-, ओके, और इस पर आ गए हमारे वाटर दादा, है ना। यहाँ पे आ गया OH, देखो ये N है, तो OH-, देखो H और OH आपस में टूटे, और H+ और OH- आयन बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर आकर के भैया कहे हम भी आ गए तुम्हारे साथ। ओके, OH- आयन, OH-। तो यहाँ पर दरअसल ऐसे होता नहीं है। दरअसल होता कैसे, दिखाता हूँ मैं आपको, रियल पिक्चर दिखाता हूँ। Na को O घेरा रहता है और Cl को H। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये रहा ऐसे, ये वाटर मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ पर आ जाते हैं मेरे HOH।
एच ओ एच, एच ओ एच, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं एच ओ एच, ओ एच, एच, एच ओ एच। अच्छा, कहोगे कि ये एच उधर क्यों, ओ एच उधर क्या कर रहा है? उधर वो दूसरे दूसरे सोडियम की तरफ देख रहा है, खाली नहीं बैठने का है अपने को, ठीक है। ये किसी न किसी को देखेंगे, किसी न किसी को पोलराइज करेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से एच और ओ एच को ले लेते हैं और कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट अलग अलग होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। ओके, तो सेपरेट होने की वजह से देखो क्या होता है, जब यहाँ पर सेपरेशन होता है ना, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। ओके, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ओके, इसका एक डेफिनेशन लिखूं तो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू और इन प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी या सॉल्वेशन, इन प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ cations and anions। okay, is called सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, यानी सॉल्वेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी के फॉर्मेट में ब्रेक होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अगर 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 इफ, इंपॉर्टेंट बात है ये, इफ वाटर is present as a solvent, ठीक है। अगर वाटर सॉल्वेंट के तौर पे प्रेजेंट है, देन द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी। क्या बोला मैंने? देखो, जरूरी नहीं कि हर बार वाटर हो, अगर वाटर नहीं है तो वो सॉल्वेशन एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर वाटर वहां पे प्रेजेंट है तो उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और सोचो 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 कि मेरे पास एक सॉलिड है जो कि लैटिस फॉर्म में है, क्रिस्टल है वो, है ना। तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ अपनी लैटिस एनर्जी होगी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ के आया है, ठीक है। लैटिस एनर्जी होगी तो जाहिर सी बात है कि लैटिस एनर्जी टूटेगी, यानी लैटिस एनर्जी को कवर अप करने के बाद वो टूटना स्टार्ट करेगा ना, उसके बराबर अगर हम हीट देंगे तब वो टूटेगा। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि हमारी जब हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी होगी, वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, ठीक है। लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। देखो, जितना ज़्यादा जब तक लैटिस एनर्जी की को कवर अप नहीं करेंगे तब तक वो सॉल्युबल तो होगा नहीं। तो जितना ज़्यादा, जब तक हम, सॉरी जितना ज़्यादा बोल दिया, जब तक हम लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी को नहीं रखेंगे तब तक मेरा मॉलिक्यूल सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। समझ गए? यानी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आयोनिक कंपाउंड soluble in polar protic solvent। ओके, अच्छा अच्छा, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अब सोचो सोचो, सोच रहे हैं, अब हम लोग का काम बस सोचना है, ठीक है। देखो कि लैटिस एनर्जी जो है वो क्रिस्टल बनाती है, सॉल्युबिलिटी क्या कर रहा है?
वो सॉल्युबल कर रहा है, सॉल्वेशन एनर्जी सॉल्युबल कर रही है। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर रही है, हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्युबल बना रही है ना, उसे घोल रही है। तो हम यहाँ पर एक और बात बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी अगर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अच्छा, लैटिस एनर्जी को हम लोगों ने ध्यान से देखा था कि हमारा जो वहाँ पर साइज था, सॉरी चार्ज था, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, है ना, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर क्या है कि हमारा जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, इसके बारे में कुछ बातें जानने लायक है। हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने? साइज ऑफ कैटायन, है ना, साइज ऑफ कैटायंस एंड साइज ऑफ एनायंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायंस। अच्छा, ये क्या, जितने छोटे रहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। देखो जब जितने छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलकर लैटिस एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगी, है ना, तो उतने उससे भी ज़्यादा हमें हाइड्रेशन एनर्जी देनी है। तो जाहिर सी बात है जितने छोटे कंपाउंड्स रहेंगे उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी यूज होने वाली है। और देखो, साइज ऑफ केटाइंस और साइज ऑफ एनाइंस की बात कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि साइज ऑफ केटाइंस को हम रेडियस से ही बात करेंगे और साइज ऑफ एनाइंस को भी हम रेडियस से बात करेंगे, ठीक है, ओह रेडियस से। तो यहाँ पर हमारा साइज ऑफ एनाइन ना बहुत छोटा, नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि भाई 1/10,000 दो भाग, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम इसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कैटायंस के ऊपर, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायंस, ठीक है। दिस इज द हाइड्रेशन एनर्जी। इतना चीजें थी जो हमें हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में जाननी थी। चलिए, चलिए अब एक और चीज समझ लेते हैं। देखिए, डाउन टू द ग्रुप जाने पर, ग्रुप में नीचे जाने पर हमारा जो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों ही घटती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक मिनट, डाउन डाउन टू द ग्रुप, ओके, डाउन टू द ग्रुप जाने पर क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी दोनों ही डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस, ओके, डिक्रीजेस।
इफ अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो का लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज करती है, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से भी ज़्यादा डिक्रीज करती है तो क्या हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ओके, क्या बोला मैंने, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज कर जाए हाइड्रेशन एनर्जी से तो फिर सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज होने लगती है डाउन द ग्रुप जाने पर। ठीक है, याद रखना, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिक्रीज करती है, लेकिन अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज करने लगी हाइड्रेशन एनर्जी से तो सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ने लगेगी। ठीक है, इतनी बातें थी, समझ गए। अच्छा, कुछ बातें हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ओके, देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स समझ निकल कर के आते हैं। पहला पहला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा साइज। ओके, साइज। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखिए कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज द आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, कैपेसिटी ऑफ, कहाँ गया, एक मिनट, कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज द आयोनिक कंपाउंड। ये होती है हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आयनिक कंपाउंड्स, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कह रहा है, कैपेसिटी टू सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज आयनिक कंपाउंड। न्यूट्रलाइज आयनिक कंपाउंड कैसे होगा, जब वो सॉल्युबल होगा, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करती है, सॉल्युबिलिटी में हेल्प करती है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी। ओके, नाउ और देखो आयनिक कंपाउंड आसानी से सॉल्युबल होते हैं जहाँ जिस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होती है। और बेसिक इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है देन CH3OH की, एंड देन C2H5OH की, एंड देन हमारा कीटोन आ जाता है CH3COCH3, एंड देन और इसके बाद ईथर आ जाता है CH3OCH3, एंड देन C6H5। समझ गए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं H2O2 और H2SO4। ओके, H2O2 और H2SO4 ऐसे दो होते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कम सॉल्युबिलिटी होती है उसमें, क्योंकि कि उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऐसा होता है। ठीक है, तो H2SO4 और H2O2 लेस सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड, इसमें लेस सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ओके, ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
अगर हम साइज की बात करें तो साइज देखो, साइज क्या कह रहा है, साइज अगर कैटायनिक पार्ट हमारा बराबर रहे, सिमिलर रहे तो साइज एनायनिक पार्ट के, एनायनिक पार्ट के साइज के जो हमारा ये सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रोपोर्शनलिटी, यानी वो आसानी से घुलनशील होते हैं, आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें साइज की, साइज ऑफ कैटायंस की, तो कैटायंस में जैसे जैसे साइज छोटी होती जाती है, साइज बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। सेकेंड बात ये कि सॉल्युबिलिटी जो है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखो केटानिक पार्ट के जैसे जैसे केटानिक पार्ट घटता जाता है यानी छोटा होता जाता है तो हमारी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो हमारी जो पीरियड में अगर हम चलेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी सॉल्युबिलिटी घटती है, डिक्रीजेस। सो दिस इज ऑल ओवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक था जो आयनिक कंपाउंड के बारे में हमें जानना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे तरीके से। इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, तब तक आप सवाल लगाते रहिए। थैंक यू।